मसीह का तमाम ये कम्बोधीवाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम हाजिर हैं। और इन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो पवन जी के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले हम आपको जरा फटाफट ये बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम में किन महत्वपूर्ण विषयों पे हम बातचीत करेंगे और आज की चर्चा का विषय कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। तो ऑन द शो में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में RBI ने क्यों बदले हैं KYC नियम और क्या कुछ यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा एजुकेशन लोन के लिए अब नई योजना है, क्या कुछ वो नई योजना है और किसको इसका लाभ मिलेगा, इस पर भी होगी विस्तार पूर्वक बातचीत। साथ ही साथ बैंकों ने क्यों घटा दिए अपने ATM की संख्या में हमने पिछले कुछ दिनों में लगातार कमी आती हुई देखी है और इसके क्या कुछ मायने हैं और इस आखिर में इसकी आवश्यकता पड़ क्यों रही है और बैंक अपने ATM क्यों घटा रहे हैं, इस पर भी आज हम करेंगे चर्चा। क्या लोन के पैसे से खरीदे जा रहे हैं शेयर, और ये महत्वपूर्ण खबर काफ़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बाजार की गिरावट में अगर कर्जा लेकर के लोग शेयर खरीद रहे हैं तो उसका क्या कुछ असर होगा, इस पर भी हम बातचीत आज करेंगे और डिटेल में बातचीत करेंगे। ट्रंप की वापसी से क्या बदला है, ये भी होगी चर्चा का विषय। और जिस तरीके से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के अंदर हलचल मची हुई है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ये भी आज की चर्चा का हिस्सा होगा। और क्या ग्रामीण बैंकों का होगा विलय, क्या है पूरी खबर और आपके लिए क्या है मायने, इस पर भी करेंगे बातचीत। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि NPPA ने फार्मा कंपनियों से कहा है कि वे उन 3 कैंसर दवाओं की कीमतें घटाएं जिन पर सरकार ने हाल ही में टैक्स में छूट बढ़ाई है। सरकार ने दवाओं के इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया है, साथ में GST में भी कटौती की गई है। फार्मा कंपनियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि तीनों दवाओं की कीमत में जो भी कटौती की जाए उसके बारे में सरकार को भी सूचित किया जाए। सर, पहला सवाल तो ये कि आखिर में कंपनियां को जब सरकार की तरफ से कोई छूट मिलती है तो कंपनियां उसे पास ऑन क्यों नहीं करती हैं और क्यों ऐसी स्थिति आई कि सरकार को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा? विपुल, जो फार्मा की दुनिया है इस देश में और पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो एक लॉबी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग सी लॉबी है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो NPPA ने जो डायरेक्शन दिया है उसको छोड़कर प्राइसिंग में कोई और रियायत देने का कोई प्रावधान जो फार्मा कंपनियां हैं उसकी तरफ से नहीं होता। ये समझिए कि एक तरह से वायलेशन है NPPA के ऑर्डर का, और जो सरकार का रवैया है उसके खिलाफ एक तरह से समझिए कि बॉडी लैंग्वेज दिखाने का। अब इस केस में देखिएगा कि हाल में जो कैंसर की दवाई है और जो कैंसर की बीमारी है, सरकार उस पर क्यों सीरियस है। सीरियस इसलिए है क्योंकि इस देश में आप देखिएगा तो एक एस्टिमेट के हिसाब से करीब 16 करोड़ के आसपास कैंसर पेशेंट हो जाएंगे 2025 तक। तो स्थिति बड़ी गंभीर है और ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसी दवाई है जिसका 1 महीने का खर्चा आता है। अगर एक टेबलेट आप लेना पसंद करेंगे जो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से, तो उसके लिए आपको 6,000 7,000, ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, टेबलेट की बात कर रहा हूँ। तो एक स्ट्रिप की कीमत अगर फ़र्ज़ करिए 4,000 है, 5,000 है, जो एक गोली डेली खाते हैं वो 10 दिन चलेगा, तो वो बहुत हाईली एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे वो दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अब डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हुए, सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। सरकार समझती है कि जो कैंसर के इलाज के लिए जो इस देश का बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ज़्यादातर उसमें से आप देखिएगा तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस उसको बोलते हैं, उसके ज़रिए पे किया जाता है। ऐसे में जब सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी है कुछ कैंसर की दवाइयों पे और GST 12% से 5% कर दिया है, तो ये ऑब्लिगेशन है फार्मा कंपनियों पे कि वो उसका प्राइस कम करें, और ख़ासकर तब जब इस देश में बेतहाशा कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ उसके सबके पास तो इंश्योरेंस नहीं है, सब अब आप देखिएगा तो हॉस्पिटल के खर्चे हैं, दवाई का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है, मतलब बहुत ज़्यादा। जो कैंसर जिस पेशेंट में जिस परिवार में है वो परिवार कोई चैन से नहीं बैठता। देख रहे हैं ये पूरी दुनिया की हालत है, हमारे यहाँ भी है, लगातार बढ़ रहे हैं। केरल से लेके, बिहार से लेके, पंजाब से लेके हरियाणा तक सभी स्टेट में देखेंगे तो यही हाल है। अब इससे
अभी क्या जो फार्मा कंपनियां हैं उस पर क्या ऑब्लिगेशन उस पर है कि आप नया एमआरपी सेट करिए, नया एमआरपी सेट करिए, उसके हिसाब से आप बेचिए, क्योंकि आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है और कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही है और जीएसटी आपका कम हो गया। तो लिहाजा ये जो कम हुआ इसका फ़ायदा ये पास ऑन होना चाहिए जो एंड कस्टमर से, जो कंज्यूमर से उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो एक तरह से कहिए तो ये एक मतलब उस तरह का स्टेप सरकार का है जिसमें कि सरकार एक रिलीफ देना चाहती है जो ऑलरेडी बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, उसके लिए अब ऑब्लिगेशन है फार्मा कंपनियों पे उसको इसका फ़ायदा उन तक पहुंचाया जाए। नहीं, बिल्कुल अच्छी पहल है सर, लेकिन आपको लगता नहीं कि एक इस तरह का सिस्टम भी होना चाहिए कि सर किसी भी क्षेत्र के लिए, फार्मा तो खैर बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि सीधे सीधे आपकी अर्थव्यवस्था को, किसी भी व्यक्ति की जो उसकी इकॉनमी होती है वो पूरी तरीके से डगमगा जाती है। एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कहीं पर कोई टैक्स छूट या किसी तरह की कोई रियायत दी जा रही है वो कंज्यूमर को पास ऑन होने चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि प्रॉफिटेरिंग करने के चक्कर में बहुत अलग अलग सेक्टर में, एफएमसीजी हो, बाकी क्षेत्र में भी पास ऑन नहीं होता है वो कंज्यूमर को। देखिए, ये ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पे पास ऑन नहीं होता, लेकिन खासकर फार्मा की आप बात करेंगे, देखिए फार्मा में मार्जिन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। मतलब जो दवाई, ऐसी भी दवाई है जो आप जो मार्केट से खरीदते हैं 10 रुपये का मिलता है और जो मान लीजिए कल को जन औषधि से आप खरीदना चाहें तो वहाँ पे मिलता है आपको 50 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेरिएशंस हैं। किसी कंपनी की दवाई आपको 80 रुपये में अवेलेबल है और किसी कंपनी की वही दवाई आपको 35 रुपये में मिल जाती है। तो इतना वेरिएशंस है, तो इस पर बहुत ज़्यादा सरकार को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, बहुत बड़ी बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ा मार्जिन है, तो इनके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से सरकार बड़ा दबाव में रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आगे बढ़ते हैं और एक और ऐसी महत्वपूर्ण खबर जो कि हमारे आपके परिवार से जुड़ी हुई है वो है एजुकेशन। जी हाँ, देश में एजुकेशन लोन को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत मेधावी छात्रों को NIRF की टॉप रैंकिंग वाले शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए बिना किसी गारंटी और कोलेटरल एजुकेशन लोन दिया जाएगा। सालाना 8 लाख रुपए पारिवारिक कमाई वाले छात्रों को कर्ज के ब्याज में 3% तक छूट भी दी जाएगी और ब्याज छूट में उन छात्रों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने सरकारी शिक्षण संस्थानों में टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लिया होगा। सर, एक बड़ी राहत, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र को लेकर के बहुत लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं भारतीय से कि जो खासतौर से लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो ऊपर इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनकी क्षमता नहीं होती। तो ऐसे में ये कदम 8 लाख रुपए तक का लोन, कोलेटरल लोन जो है जिसमें कोई आपको कोलेटरल नहीं दिखाना होगा, बड़ी राहत है। देखिए, राहत बड़ी है, लेकिन देखना पड़ेगा कि इसके एम्बिट में कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, किसको कितना फ़ायदा होता है और इसमें नंबर स्टूडेंट्स के कितने हैं वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। एक तो मुझे लगता है कि जिस तरह की सुविधा दी जा रही है उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखना पड़ेगा और प्लस ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जिन कॉलेजों में इनका दाखिला हो रहा है उस तरह के कितने कॉलेजेस हैं और कितने लोगों को उसका फ़ायदा होगा। कोर्स पे हम अभी बात नहीं करते हैं। देखिए, क्या है, जो एजुकेशन लोन इस देश में नया नहीं है, इन्होंने बहुत समय से चल रहा है। तो एजुकेशन लोन के उसमें टेक्निकली देखिएगा तो कुछ चैलेंजिंग एरियाज़ क्या हैं। चैलेंजिंग एरियाज़ आपको एजुकेशन लोन में मिलेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत टफ है, सबको एजुकेशन लोन नहीं मिलता। आपको वो देखा जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप कहाँ आते हैं। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बड़ा कम्बरसम है, प्लस जो इंडिविजुअल राइट्स हैं कायदे से बैंक मैनेजर के पास वो डिसाइड करेगा कि आपकी जो पे करने की जो एबिलिटी है वो कैसी है, आप किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हैं। उसके बाद हाई इंटरेस्ट रेट है। आप देखेंगे एजुकेशन लोन में तो आपको 8% 9% से लेके आपको 15% तक का एक वेरिएशंस है। तो मुझे लगता है कि वो उसको ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये जो जिस स्कीम की आप बात कर रहे हैं इसमें कोलेटरल फ्री होगा, गारंटर फ्री होगा। साथ ही साथ है कि अगर आप मान लीजिए कल को इस पे लोन पे डिफ़ॉल्ट अगर कर जाते हैं तो उसकी 75% गारंटी सरकार के पास होगी। तो ये एक सेफ्टी एरिया है जो बढ़ाएगा। लेकिन जिस तरह से 1 लाख स्टूडेंट्स को इन्होंने अभी फ़िलहाल आइडेंटिफाई किया होगा उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे ही लगता है कि एजुकेशन लोन को केवल एक स्कीम से आप एजुकेशन लोन का डिसबर्समेंट और उसका बेनिफिट्स और एडवांटेज आप अगर सोसाइटी में देना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से वो एक स्क्वीज्ड करके एफर्ट्स है, उसको थोड़ा और खोलिए। आप एजुकेशन लोन को आप उसको डेमोक्रेटाइजेशन क्यों नहीं करते? आप कोई अभी भी देखेंगे आपके जाएगा तो
अनरिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट भी हैं, वो एक एरिया है जो जहाँ सब जिसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे आपको लोन देने में दिक्कत आएगी। प्राइवेट ऐसे दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ के लिए आप एजुकेशन लोन लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका मैटर करता है। साथ ही साथ जो आपका को साइनर है आपके केस में, जो आपके लिए साइन करेगा बैंक में, उसका रिकॉर्ड देखा जाता है। क्रेडिट स्कोर आपका क्या है वो सब देखा जाता है। तो ये इस स्कीम में भी वो सब चीज़ें देखी नहीं जाएगी, इस बात का मुझे कोई भरोसा नहीं पैदा हो रहा है। तो मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, 2 कैटेगरी इसमें है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दबाव में रखेगा, वो ये है, एक तो नेशनल रैंकिंग वाली बात है, बिल्कुल। दूसरा ये है कि आप जो छूट आपने दिया है वो उसकी अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है। कौन जाके बैंक मैनेजर से कोई हील हुज्जत करता है क्या? कोई नहीं करता इस देश में। तो वो अवेयरनेस बढ़ाइए, स्टूडेंट्स को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि ये सरकार ने हमारे पास स्कीम के ज़रिए राइट्स दिया है, तो ये हमारे पास इसको एग्जीक्यूट करने का पूरा पावर है, हमारे को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो अवेयरनेस जो है बहुत बड़ी बात है एजुकेशन लोन में। और आप देखिएगा एक डिवाइड दिखेगा आपको, साउथ इंडिया के एजुकेशन लोन का अगर पोर्टफोलियो आप देखेंगे और नॉर्थ इंडिया का देखेंगे तो आपको एक शार्प डिवाइड मिलेगा। किस तरह का डिवाइड जैसे फ़र्ज़ करिए कि एजुकेशन लोन की आप आउटस्टैंडिंग आप देखेंगे टोटल, तो आपको उधर ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वहाँ के बैंक्स पहले से ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि उधर अवेयरनेस ज़्यादा है, उधर पहले भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज़्यादा होते थे। यहाँ पे ये पूरा जो नॉर्थ का बेल्ट आप देखेंगे, यहाँ पे अभी भी एक चैलेंजिंग एरिया है। तो केवल इस स्कीम से एजुकेशन लोन के डिसबर्समेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। चलिए ठीक है, जो महत्वपूर्ण विषय आपने बिंदु उठाए, उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक पहुंचे वो, और इस पर और ज़्यादा स्पष्टता और ज़्यादा क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे। इधर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों के केवाईसी नियमों में किया है बदलाव। नए नियमों के तहत बैंक या एनबीएफसी का ग्राहक अगर बैंक या एनबीएफसी की किसी दूसरी सेवा के लिए उसके साथ खाता खोलता है तो उसे नए सिरे से कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत नहीं होगी। आरबीआई ने ये बदलाव मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में हुए हालिया बदलाव को ध्यान में रखते हुए किया है। सर ये तो अच्छा कदम है काफ़ी, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए बार बार जो है केवाईसी कराना जो है वो कंज्यूमर को भी, ग्राहकों को परेशान करने वाली बात लगती है। देखिए इसमें केवाईसी का जो नियम है कोई ऐसा कम्बरसम प्रोसेस वो विपुल नहीं है जिसमें कि बड़ी भारी ताम झाम की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सिंपल। लेकिन क्या होता है कि जो एग्जीक्यूट करने वाले अधिकारी वहाँ बैठे रहते हैं वो उसको और कम्बरसम बनाते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि आपका एक किसी बैंक में अकाउंट है, सिंपल सेविंग्स अकाउंट है, तो वहाँ पे आपने दिया हुआ है, आपने उसी नाम से कोई अगर फ़र्ज़ करिए आपने पार्टनरशिप फर्म खोल लिया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसी जो अभी केवाईसी का जो अभी मौजूदा सेटअप है उसी के तहत काम चल जाएगा क्या। अब इन्होंने पीएमएलए में बदलाव किया है, इसके बावजूद ये एक जगह से दूसरी जगह केवाईसी कराते थे, फिर किसी तीसरी जगह कोई केवाईसी कराते थे, पर फिर भी जो फ्रॉड करने वाले वो कर देते थे। तो लिहाजा जो केवाईसी आपने कराया उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता था। अब इस केस में क्या होगा कि ये कि एक केवाईसी है, यही सब जगह फॉलो होगी, उसके लिए ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान इस पे ज़्यादा दीजिए कि जो केवाईसी के इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हैं उसको फॉलो करिए और उसको उस पे अलर्ट रहिए। तो ये कायदे से जो लोग मतलब जो कस्टमर्स है उसके लिए 2 फ़ायदे हैं। एक तो कि थोड़ा एक भरोसा पैदा होगा इससे, और दूसरा उसको लाम काफ इधर उधर नहीं करना पड़ेगा कि एक बैंक को दिया फिर दूसरे बैंक को दिया फिर दूसरे ब्रांच में दिया। इससे उनका बर्डन एक तरह से कम होगा। ठीक है। इस बीच देश में डिजिटल लेन देन में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए बैंकों की तरफ से एटीएम मशीनें हटाई जा रही हैं। सितंबर के अंत तक एक साल में बैंकों ने देश भर में 3500 से ज़्यादा एटीएम बंद कर दिए। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि इस साल सितंबर अंत तक बैंकों के 2.15 लाख एटीएम दर्ज किए गए। पिछले साल सितंबर में ये आंकड़ा 2.19 लाख था। बैंकों ने ज़्यादातर उन एटीएम मशीनों को बंद किया है जो कि ऑफ साइट है, ऑन साइट मशीनों की संख्या बढ़ाई गई है। तो सर ये सही दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, खासतौर से जिस तरीके से डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है तो धीरे धीरे करके कम से कम बैंकों की लागत। 2 फैक्ट्स विपुल मुझे लगता है कि व्यूअर्स को जानना चाहिए इस पे, जब एटीएम के नंबर घटने की बात हम लोग कर रहे हैं। एक तो ये कि इस देश में जो अभी भी कैश है वो 34.70 लाख के आसपास है। मतलब जब डिमोनेटाइजेशन पे हम लोग 17 लाख करोड़ पे खड़े थे वो डबल हो गया है। तो पिछले 2016 से लेकर अब तक उसमें 100% की बढ़ोतरी हो गई है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कैश बढ़ा है 100% और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी बढ़े हैं बहुत ज़्यादा, बेतहाशा।
तो हमें ये अब लगता है कि कोई किसी भी दिन आप देखिएगा कोई नई स्टडी आएगी जब आपको जब ये कहेगा कि जो एटीएम की उपयोगिता इस देश में वो अपने ऑप्टिमम वैल्यू पे पहुंच चुकी, या तो वो घटेगा वहाँ से या वहाँ से स्थिर रहेगा। इस केस में आप देख रहे हैं कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वो 4000 एटीएम हाँ कहूँ है, तो जो कि इस बड़ी तादाद में वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ठीक ठाक है उसके नंबर। तो या तो स्थिर रहेगा या उससे और कम होगा, क्योंकि कोई पिछली बार कब गए थे आप एटीएम बताइएगा? मैं तो जमाने गुजर गए, मैं एटीएम कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है सारा आप जिसको देना है पैसा उसको आप मोबाइल के ज़रिए दे देते हैं, दूसरे डिजिटल ट्रांजैक्शन करके आप दे देते हैं। तो इसलिए एटीएम मुझे लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी उपयोगिता या तो स्थिर रखेगा या इसकी उपयोगिता थोड़ी और कम हो जाएगी। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये नंबर थोड़ा 1 साल के अंदर कुछ और कम हो जाए, 2-4-5 हज़ार। बिल्कुल सही बात। तो सो इसका जो क्रेडिट जाता है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन को जाता है। बिल्कुल। इस बीच रिजर्व बैंक को ये शक है कि गैर जमानती कर्ज का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश हो रहा है। बुधवार को एक निजी समाचार पत्र के कार्यक्रम में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि शेयर बाजार में गैर जमानती कर्ज के पैसों के निवेश पर उनकी नज़र बनी हुई है। उन्होंने बैंकों को भी ये आगाह किया कि इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाएं। आरबीआई गवर्नर ने यह भी बताया कि इस तरह का कोई आंकड़ा उनके पास हालांकि अभी उपलब्ध नहीं है जो कि ये बताए कि गैर जमानती कर्ज का कितना हिस्सा शेयर बाजार में निवेश हो रहा है, लेकिन इस बात के संकेत ज़रूर मिल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। सर, अगर आरबीआई गवर्नर ये कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कहें या ना कहें, कुछ आंकड़े या कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स तो उनके पास तक पहुंचे होंगे। कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को आप? विपुल, इसको एक उदाहरण देकर समझते हैं। आपको याद होगा एक हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते थे एम के नारायण, जिन्होंने यूरोप में एक लेक्चर में कहा था कि हिंदुस्तानी शेयर बाज़ारों में अब आतंक के पैसे लग रहे हैं, टेररिस्ट के मनी लग रही है, और बहुत उथल पुथल मचा था उन दिनों के शेयर मार्केट में, आतंकवादियों के पैसे लग रहे हैं, आतंकी संगठनों के पैसे नोट्स के को लेकर के काफ़ी बदलाव की बात भी हुई थी जी। तो ये उतना सीरियस मामला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर रिजर्व बैंक का गवर्नर अगर ये कह रहा है कि स्टॉक मार्केट में जो अनसिक्योर्ड लोन है उसके पैसे लग रहे हैं, तो ये बड़ी सीरियस बात है। और रिजर्व बैंक का गवर्नर कोई छोटी मोटी बात इधर उधर लूज स्टॉक कभी नहीं करता। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमने एक सर्वे कराया है, उस सर्वे का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें नहीं पता, वो उन्होंने नहीं बताया उस पर। उन्होंने बोला कि इस पर हमने करा है, हमने डेटा लिया है, उसके आधार पर ये बताना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो जो सर्वे है वो सैंपल उसका थोड़ा छोटा है। तो उसके आधार पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने पैसे लग रहे हैं। ये उन्होंने कहा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से। अब कितने लग रहे हैं नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो इसका मतलब है कि आप देखिए अनसिक्योर्ड लोन्स क्या है। जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड पे आपने पैसे लिए, आपने पर्सनल लोन पे लिए पैसे 2 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल मसल। उसके बाद उस पैसे को आपने शेयर बाजार में लगाया। तो ये ट्रेंड खतरनाक है। इसका अभी उन्होंने इसलिए बोला है ताकि सिस्टम इसके प्रति आगाह हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि कल को जब ये बेलगाम हो जाए तो इसका दुष्प्रभाव आपको मार्केट में और जनता को सहना पड़े। अब ये देखते हैं कि कितना पैसा लग रहा है, कुछ अंदाज़ा नहीं है, मैग्नीट्यूड क्या है, क्वांटम क्या है, कुछ नहीं पता है। लेकिन यह है कि अपने आप में ये बोलना कि इस जो अनसिक्योर्ड लोन है वो शेयर मार्केट में लगा, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। तो मैं ये मानता हूँ कि शायद अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो पर्दे के पीछे इसको रोकने, समझने और इसके क्या उपाय किए जाएं, इसका प्रिवेंटिव तरीका क्या हो सकता है, उस पर काम चल रहा होगा। जी, बैंकों की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर इस तरह के लॉसेस होंगे जो जिस तरह से बाजार गिर रहा है जी, तो एनपीए भी बढ़ेंगे कि बैंकों के अगर अनसिक्योर्ड लोन मार्केट में अगर वो पैसे लग रहे हैं तो रिकवरी कहाँ से होगी? इसमें विपुल क्या है, देखिए आप समझ सकते हैं जितनी बैंकिंग समझ में आती है, कोई इसमें कोई बड़ा क्वांटम मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि लोग ना इस तरह के जो अनसिक्योर्ड लोन है वो लेने से खुद ही डरते हैं और वो लगा के शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो क्वांटम है वो उतना इंपॉर्टेंट शायद नहीं होगा जितना कि ट्रेंड है ये। तो आप लोगों तो बैंकों के लिए तो नुकसान है ये, पर बैंकों के इतने बड़े फर्ज करिए बिजनेस में, मान लीजिए कल को जो आपको कैसे चेक करेंगे, आप पर्सनल लोन ले रहा है, कैसे चेक करेंगे कहाँ पैसा लगा रहा है, और कुछ तो एजुकेशन लोन भी हैं जो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो इसको कैसे चेक करेंगे, उसका कोई आपके पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो फुल प्रूफ हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बीच आप लोगों के लिए भी ये मतलब बहुत सख्त हिदायत है कि कर्ज लेकर के
या अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के या फिर सिक्योर्ड लोन लेकर के शेयर बाजार में, बाजार के अंदर निवेश कतई ना करें, किसी से उधार लेके ना करें। घर के जो ज़रूरी खर्चे हैं उन ज़रूरी खर्चों को शेयर बाजार में ना लगाएं। बाजार में एक लंबे समय के लिए जो है निवेश की रणनीति आप अपना सकते हैं, जो पैसे आपके पास अतिरिक्त पड़े हों। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद दुनिया भर के बाजारों में हलचल देखने को मिली है। बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में उछाल दर्ज किया गया। साथ ही में अमेरिकी डॉलर में तेजी देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स 4 महीने की ऊंचाई पर है और डॉलर की मजबूती की वजह से कमोडिटी बाजार पर दबाव है। गोल्ड का भाव बुधवार को ऊपरी स्तर से $100 से ज़्यादा घट गया है। गुरुवार को विदेशी बाजार में भाव घट करके $2650 तक आ गया, जो करीब की 1 महीने का निचला स्तर है। कच्चे तेल की कीमतों में भी दबाव है। ब्रेंट क्रूड घट करके $75 तक आ गया। इस बीच अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ करके 4.47% पर पहुंच गई है, जो कि जुलाई के बाद सबसे ऊपरी स्तर है। सर, कल के चुनाव के नतीजों के बाद तो गहमा गहमी काफ़ी देखने को मिल रही। कमोडिटी बाजार हो, शेयर बाजार हो, हर जगह जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। डॉलर की बात करें, रुपए की बात करें, हर जगह काफ़ी गहमा गहमी है। कल बाजार में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही, लेकिन आज तो उठा के पटक दिया बियर ने फिर से बुल को। कैसे देख रहे हैं इस गहमा गहमी को आप? उसमें विपुल एक्चुअली क्या है कि कल जब जीत की खबर आई तो ना देखिए, मार्केट में क्या होता है, जब कोई खबर आती है तो सबसे पहले उसका तुरंत रिएक्शन होता है। तो उस तरह से पूरी दुनिया के बाज़ारों ने इस तरह से लिया जैसे कि एक अच्छी खबर है। अब क्या है कि थोड़ा सा जब खबरें सीप इन करती हैं तो उसके बाद आपको समझने का मौका मिलता है क्या। तो आज जो देखा आपने, जो रिएक्शन देख रहे हैं वो उसी का हिस्सा है। इसमें कोई, हमें इस बात से मैं बिल्कुल शॉक नहीं हूँ, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि कल जो हमने कहा था कि इसके आने से किस किस का फ़ायदा होगा। आप देखिएगा चाइना, ये जो बात शॉर्ट टर्म में, चाहे मार्केट आप कहीं भी जाता हुआ दिखे, शॉर्ट टर्म में ट्रेड कहीं भी जाता हुआ दिखे, लेकिन मिड और लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि साहब चाइना के लिए नुकसान है तो नुकसान ही होगा। हम ये कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के लिए दिक्कत है तो दिक्कत ही होगी। हम ये कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट में ईरान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह से ऑपरेट करना, और आगे जाके समस्या गहराएगी तो गहराएगी। इसलिए गहराएगी क्योंकि ये 2-3 दिन की बात देखी नहीं है। कुछ रिएक्शन तो अभी थोड़ा आप रुकिएगा, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद आएंगे। देखिए, हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा है, हिंदुस्तान के लिए अभी आप दुनिया भर के रिपोर्ट पढ़ लीजिए, दुनिया भर की खबरें पढ़ लीजिए, एनालिस्ट को पढ़ लीजिए, सभी ये कहेंगे कि इसमें से सबसे कम नुकसान जो होगा वो हमारा होगा। ऐसा मेरा भी मानना है कि हमारा सबसे कम नुकसान होगा और हमारा फ़ायदा भी सबसे कम होगा। हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बाकी लोग हैं ना चिंता करने के लिए, जब चाइना चिंता करे, मिडल ईस्ट चिंता करे, जर्मनी चिंता करे, फ्रांस चिंता करे, जिनको दिक्कत आएगी कल को एक्सपोर्ट में। हमारे लिए देखिए हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं उनको, हम उनको IT एक्सपोर्ट करते हैं, हम फार्मा एक्सपोर्ट करते हैं बड़े पैमाने पे, हम वाइन्स भी एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। हमारे लिए टैरिफ में कोई बड़ी भारी उछाल इन सब जगहों पे नहीं दिखेगा, पर वो दिखेगा आपको। तो उसके कुछ जगह फ़ायदे भी होंगे, कुछ जगह नुकसान भी होंगे। लेकिन जिसको देखना है वो देखें, मिडल ईस्ट के लोग देखें। चाइना +1 पॉलिसी से हिंदुस्तान को फ़ायदा है, हमारे ट्रेड को फ़ायदा होगा। कुछ जगहों पे टैरिफ उठाया जाएगा, लेकिन मोर और लेस आप देखिएगा तो जैसे हमने कल H1B वीज़ा की बात की, उससे हमें कुछ नुकसान होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखिएगा तो हिंदुस्तानी इकोनॉमी के लिए, हिंदुस्तान के ट्रेड के लिए कम से कम उस तरह से, जैसे 2 बातें उन्होंने कही। कल हम लोग टैरिफ किंग की बात कर रहे थे, जब उन्होंने बोला इंडिया टैरिफ किंग है और इंडिया जो सबसे ज़्यादा टैरिफ को अब्यूज़ करता है, वो सारी चीज़ें ठीक है। पर्सनल रिश्ते मोदी जी के होंगे उनसे, वो भी ठीक है, लेकिन बायलैटरल रिलेशंस एक अलग चीज़ें होती है, जो उसको 10 चीज़ों के आधार पर उसको तय किया जाता है। उस सूरत में हम ये देखते हैं कि भारत को फ़ायदा और नुकसान जो है वो पूरी दुनिया में जो क्वांटम है उससे कम होगा। ठीक सर। इस बीच केंद्र सरकार ग्रामीण बैंकों का विलय कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण बैंकों के विलय के लिए सरकार की संस्था नाबार्ड में चर्चा हो रही है, जिसके तहत 1 स्टेट 1 रूरल बैंक की तर्ज पर विलय को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि किसी भी राज्य में एक ही ग्रामीण बैंक के संचालन की अनुमति होगी। ऐसा होता है तो देश में ग्रामीण बैंकों की संख्या घट करके 28 रह जाएगी। फिलहाल देश के अंदर 43 ग्रामीण बैंक हैं। इसके विलय की आवश्यकता क्यों पड़ रही है सर? विपुल, ये जब शुरू किया गया था तो 1975 में,
और जब शुरू किया गया तो उसके पीछे ये था कि ये रूरल जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा ग्रोथ देगा, उसको बल देगा, जो एग्रीकल्चर है उसको थोड़ा सा इससे सहूलियत मिलेगी, लोगों के लिए कर्ज लेना आसान होगा, जो किसान हैं उनके लिए ज़िंदगी आसान होगी। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि 75 में ना बैंकिंग का सिस्टम अलग था, बैंक के एक्सपोजर डिफरेंट थे, बैंक के आउटस्टैंडिंग डिफरेंट थे, लेकिन अब इस देश में बहुत कुछ बदल गया है। तो जो बदल गया है तो कुछ वो काम आप देखेंगे कि जो काम आरआरबी कर रहे थे वो काम अब स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कर रही है। अब आप देखिएगा कि उसमें इनकी दिक्कत क्या है। जो अभी पिछली बार जो बैंक मर्जर हुए उसमें अब टोटल 45 किया गया और बाकी नंबर को मर्जर करके उसको ज़्यादा थे तो उसको 45 किया गया, उसको 28 पे किया जा रहा है। हर स्टेट में एक होगा, उसका जो जिसका ज़्यादा एक्सपोजर होगा वो वहाँ का जो लीड बैंक होगा, जिसको स्पॉन्सर्ड बैंक बोलते हैं। इनकी दिक्कत क्या थी, आप देखिए आरआरबी के कभी ऑफिस में जाइए आपको पता चलेगा उनके ब्रांच में जाके कि इनके पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, इनको ज़्यादा पता नहीं है। आप देखिएगा इनकी सर्विस स्लो है। आप देखिएगा तो इनके लिए बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है इनके लिए। मतलब आप किसी भी स्टेट में चले जाएंगे तो इनके लिए बहुत दिक्कत है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। तो अब क्या इसको कैसे करेंगे? तो सरकार ने उसके असेसमेंट के बाद ये समझा कि इनको इतने ज़्यादा टुकड़ों में ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये एक हो जाएगा तो इनके लिए फाइनेंशियल मसल इनके पास होगा, इनका फोकस ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, कैपिटल बेस इनके पास ज़्यादा होगा, इनका एक्सपोजर कैसे इंक्रीज़ किया जाए उस पर बल दिया जाएगा, इनके एक्सपेंसेस कम होंगे। ये सब फ़ायदा होगा। ये सब फ़ायदा होगा तो आपके पास एक बैंकिंग का एक चैनल होगा जो इस देश में बाकी बैंकों की तरह स्ट्रॉन्ग होगा और जिसके पास जो है बैंकिंग के जो ऑब्लिगेशंस हैं उसके पास पूरा वेरविथॉल होगा। तो ये एक तरह से कहें तो इतने ज़्यादा बैंकों की ज़रूरत नहीं है। जब आपने पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज कर दिया तो ये आरआरबी क्या कर लेंगे? और 75 में जो देश की ज़रूरत थी ना वो बहुत पानी बच चुका उसके बाद हमारे देश में। तो उसके बाद अब ये 50 साल पुरानी जो कॉन्सेप्ट था उसमें संशोधन करने और उसको फिर से रिकैलिब्रेट करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को ये बोला है कि कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स को कर्ज देने के लिए इस साल जो तय लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएं। मंगलवार को इस सिलसिले में वित्तीय सेवा की सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई, जिसके दौरान सरकारी बैंकों और नाबार्ड से कहा गया है कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे सेक्टर आसानी से कर्ज देने की दिशा में कदम उठाएं। राज्यों से ये भी कहा गया कि ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिसके ज़रिए इन सेक्टर्स तक आसानी से कर्ज पहुंच सकें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या वो रूरल डिमांड को और ज़्यादा पुश करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है? क्यों इसकी ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिल्कुल, बैंकिंग में एक टर्म है जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जैसे आप एग्रीकल्चर को देते हैं, जैसे आप एमएसएमई को देते हैं, उसके 8 एरियाज़ हैं जिसमें हाउसिंग है, कुछ और एरियाज़ हैं। अब एग्रीकल्चर का क्या है कि आप ये इस देश में कम से कम जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ तब से तो देख ही रहा हूँ, आप सरकार के पास सरकारी बैंकों को ये कह रखा है, सरकारी बैंकों नहीं सारे बैंकों को, कि आपका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो 40% आपके लोन का प्रायोरिटी सेक्टर को जाएगा और उसमें से जो है उसका 18% एग्रीकल्चर को जाएगा। अभी क्या होता है कि और ये सबके लिए, स्टेट ओन बैंक्स के लिए भी हैं, ये फॉरेन बैंक्स के लिए भी है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उसके लिए भी बल्कि 40% है। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आप देखेंगे ये आरआरबी इसका 75% है। आप जब देखिएगा जो और बाकी जो बैंक हैं तो ऑन एन एवरेज सरकारी बैंक में आपको वो 18% दिखेगा। लेकिन उस 18% में अब आप कहेंगे कि पहले तो एग्रीकल्चर को नहीं दे पाते हैं, और ये बात अखबारों में आज नहीं आई, ये बात नागाराजू साहब को भी पता होगा कि जब आप एग्रीकल्चर में 18% का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पूरा करना बैंकों के लिए बड़ा टफ है। बहुत कम ऐसे साल हुए हैं जब उन्होंने उसको पूरा किया है। अब उसमें से क्या है कि ये जो जिसकी बात उन्होंने कही, अब काम की बात पे आइए। उन्होंने कहा कि जो प्रायोरिटी सेक्टर के जो अलाइड सेक्टर्स हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए कि मछली पालन है, दूसरी और पोल्ट्री फार्म है, इन सब के लिए आप जो है उसको पूरा करिए, लेकिन इसके लिए कोई टारगेट नहीं है। इसलिए टारगेट नहीं है तो लिहाजा बैंकों के पास इनको देने के लिए ऑब्लिगेशन नहीं है। अब क्या है कि सरकार जोर देना चाहती है कि जो अलाइड सेक्टर्स हैं,
जो प्राइमरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उससे ज़्यादा उसके अलावा जोर दिया जाए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर। तो उसके ऊपर अब इन्होंने क्या लोन दिया, अभी पिछले बार इन्होंने दिया 21 लाख करोड़ टोटल एग्रीकल्चर को लोन दिया, उसमें दिया उसका 10% भी नहीं दिया उसके एलाइड सेक्टर को। और 2025 का लक्ष्य रखा इन्होंने करीब 3 लाख करोड़ का। तो वो पूरा होगा कि मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि इसलिए नहीं पूरा होगा क्योंकि बैंक कहेगा कि साहब हमारे पास तो कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं। उसके लिए जब तक आप डिमार्केशन नहीं करेंगे, उसके लिए जब तक आप जिस तरह से अब की बार बोला है इस तरह से बोल के आप एक बेंचमार्क नहीं तय करेंगे उनके लिए, तब तक इसका पालन होगा, मुझे इसमें डाउट है। चलिए तो अब इसी के साथ इस कार्यक्रम को मनी सेंट्रल को समाप्त करने का समय जो है वो हो चुका है। पवन जी, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम महत्वपूर्ण खबरों पे आपने चर्चा की, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो चलिए मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और कल फिर हम लेकर के आएंगे दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरें जो सीधे आपकी जेब पर असर डालती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।